दोस्तों, सत्यकाम की राजनीतिक कहानियों में मैं आज जिस नेता की कहानी आप सभी के सामने लाई हूं, वो नेता पहले तो कहलाते थे शनीचर डॉक्टर, लेकिन बाद में यही शनीचर डॉक्टर बन गए चाउंड वाले बाबा। जी हां, मैं बात कर रही हूं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की। एक दिन की बात है जब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में मरीजों को देख रहे थे, तभी एक संदेश आता है और इस संदेश में जो कुछ भी लिखा होता है डॉक्टर साहब वही करते हैं। समय बीतता है और 6 महीने बाद यही शनीचर डॉक्टर बन जाते हैं देश के केंद्रीय मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम और मैं हूं आपके साथ शुभ्रा शुक्ला। 15 अक्टूबर 1952 कवर्धा में जन्मे रमन सिंह। वैसे तो पिता विघ्नहरण सिंह वकील थे, लेकिन इसके बावजूद रमन सिंह ने चुना डॉक्टरी को। प्री मेडिकल टेस्ट भी दिया, लेकिन डिग्री के आड़े आ गई रमन सिंह की उम्र, क्योंकि रमन सिंह ने बेहद कम उम्र में ही अपना पेपर निकाल लिया था। लेकिन इसके बाद भी रमन सिंह ने बीएमएस किया और वहीं कवर्धा में ही अपना स्वयं का एक क्लिनिक खोल लिया। डॉक्टर साहब का मन डॉक्टरी में नहीं लगता था, इसलिए 1976 में राजनीति ज्वाइन कर ली और जनसंघ के सदस्य हो गए। बाद में जनसंघ युवा मोर्चा के कवर्धा अध्यक्ष भी बनाए गए। अपनी राजनीति जमाने के लिए अपने क्लिनिक में ही मुफ्त चेकअप कैंप लगाने लगे और इसका फायदा भी मिला। कवर्धा और उसके आसपास की जितनी भी आदिवासी जनता थी वो रमन सिंह से बेहद खुश रहने लगी और इसलिए रमन सिंह का एक नया नाम रख दिया गया, शनीचर डॉक्टर। रमन सिंह की राजनीति और समाज सेवा रेल की पटरी की तरह समानांतर चल रही थी। रमन को लगा कि मेहनत का फल क्यों न जनता से लिया जाए, और हुआ भी वही। 1983 में डॉक्टर साहब ने कवर्धा में पार्षदी का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। 1990 के विधानसभा चुनाव आए तो बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष थे वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने जोर दिया युवाओं को चुनाव लड़वाने पर। रमन सिंह युवा थे, पढ़े लिखे थे और साथ ही साथ साफ छवि वाले थे। मध्य प्रदेश में भाजपा के बड़े नेता लखीराम अग्रवाल रमन सिंह के राजनीतिक गुरु थे। उन्हीं की कृपा से 1990 का टिकट मिल गया और जिस कवर्धा में पार्षद हुए थे वहीं विधायक हो गए। 1993 में बाबरी मस्जिद गिरी और मध्य प्रदेश की पटवा सरकार बर्खास्त हो गई। फिर चुनाव हुए, सरकार तो नहीं बची पर रमन की विधायकी जरूर बची रही। रमन ने विपक्ष में रहते हुए एक पढ़े लिखे वाले विपक्षी विधायक की छवि बनाई। भोपाल उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। दिग्विजय राजा की सरकार थी। 1998 में दिग्विजय सिंह ने 16 नए जिलों की घोषणा की और यही गणित रमन सिंह को भारी पड़ गया। रमन सिंह 1998 का विधानसभा चुनाव हार गए। दिग्विजय ने मध्य प्रदेश के 45 जिलों से काट कर 16 नए जिले बनाए थे। राजनांदगांव में पड़ने वाली रमन की विधानसभा सीट कवर्धा को भी जिला बना दिया गया था। फिर कवर्धा राज परिवार के योगेश्वर राज सिंह कांग्रेस से खड़े हो गए और रमन सिंह हार गए। हार के बाद रमन सिंह ने खुद को राजनीति से दूर कर लिया। थोड़ी बहुत राजनीति, बाकी डॉक्टरी जिंदाबाद। दोस्तों, एक दिन की बात है जब रमन सिंह अपने क्लिनिक में ऐसे ही बैठे थे, तभी अचानक उनका फोन बजा और जैसे ही उनकी किस्मत ही पलट गई। दरअसल भाजपा की ओर से रमन सिंह को राजनांदगांव से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला था। जैसे ही रमन सिंह को यह प्रस्ताव मिला, उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु लखीराम अग्रवाल से इस बात के लिए सलाह ली। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत थी इस प्रस्ताव में वो ये थी कि रमन सिंह के विपक्ष में खड़े थे मोतीलाल वोरा, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, और वहीं दूसरी ओर रमन सिंह एक चुनाव लड़ने के बाद खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी रमन सिंह ने अपने राजनीतिक गुरु की सलाह मानी और चुनाव लड़ा, और जो नतीजा था उसने सबको चौंका के रख दिया था। रमन सिंह मोतीलाल वोरा को 28,000 वोटों के अंतराल से हरा चुके थे और साथ ही साथ चुनाव जीत चुके थे। ये वो समय था जो रमन सिंह के जीवन का टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब किस्मत पलटती है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। रमन ने वो कमाल किया था जिसकी कल्पना राज्य तो क्या, आला कमान को भी नहीं थी। रमन चुनाव में अजय रहे थे और साथ ही साथ मोतीलाल वोरा को चुनाव में हराया था।
बदले में आलाकमान ने रमन की पीठ थपथपाई और उपहार में केंद्रीय मंत्री का तमगा थमा दिया। इसके बाद तो जैसे राजनीति का हक्का बक्का थे और पहले ही चुनाव में मंत्री का वरदान मिलना गले से नहीं उतर रहा था। दरअसल 1998 में केंद्र में अटल की सरकार बनी और अटल जी ने रमन को मंत्री बना लिया। 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो भाजपा की तरफ से सीएम पद पर दावा था दिलीप सिंह जुदेव का। जुदेव ने आदिवासी इलाकों में घूम घूम कर वनवासी कल्याण आश्रम के लिए काम किया था। मिशनरीज के कथित धर्म परिवर्तन को रोका था, लेकिन जुदेव का नाम तथा कथित और चर्चित स्ट्रिंग में शामिल हो गया, जिसमें वो नोटों से भरा हुआ सूटकेस लेते हुए दिख रहे थे। ये सब तब हुआ जब जुदेव सीएम बनने ही वाले थे, लेकिन घूसखोरी से केंद्र में मंत्री पद तक चला गया। परिणाम ये हुआ कि इससे भाजपा के पास चेहरे का संकट पैदा हो गया। लेकिन भाजपा को विद्याचरण शुक्ल का आसरा था। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस छोड़ी बल्कि एनसीपी ज्वाइन भी की। सभी 90 सीटों पर कैंडिडेट भी लड़ाए। नतीजे आए तो सूबे में शुक्ल के पास थे 7% वोट, लेकिन ये गए थे कांग्रेस के खाते से। भाजपा 90 में से 50 सीटें जीती, कांग्रेस को महज 37 सीटें ही मिली थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो था वो ये था कि मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा जाए। खूब माथापच्ची करने के बाद आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष रमन सिंह का नाम सामने आया। अब यहां जरा किस्मत का खेल समझिए कि पार्षद से सांसद और सांसद से सीधा मुख्यमंत्री बनने तक का जो सफर था, उस सफर में रमन की किस्मत किस हद तक स्ट्रांग थी। ऐन वक्त पर यदि दिलीप सिंह जुदेव ने नोटों की गड्डियों को अपने सीने से न लगाया होता तो रमन सिंह को ये जो अवसर था वो बिल्कुल न मिलता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल, रमेश बैस जैसे भाजपा के कई दिग्गज नेता थे, लेकिन मौका मिला तो रमन सिंह को उनकी साफ छवि और उनकी मेहनत का फल चुनाव के समय में मिला। और 7 दिसंबर 2003 से अपनी पार्षदी के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले रमन सिंह आखिरकार छत्तीसगढ़ के निर्वाचित सीएम बन गए। और फिर 2008 और फिर 2013 और इसके साथ ही 1.5 दशकों तक रमन सिंह मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। चुनावी इम्तिहान के बाद रमन सिंह ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम किया। सड़कें, बिजली और इसके साथ ही साथ 2 से 3 रुपए किलो चावल भी बांटा। और इस कार्य ने उन्हें एक नया नाम दिया, चाउर वाले बाबा, यानी कि चावल वाले बाबा। इसके बाद पब्लिक कनेक्ट बनाए रखने के लिए जनता दरबार भी लगाया। 2013 से लेकर 2018 तक का वक्त रमन के लिए चुनौती वाला था। तमाम घोटाले सामने आए। पीडीएस योजना में घोटाले की बात भी सामने आई। 2015 में आपूर्ति निगम के दफ्तर में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का छापा पड़ गया। यह अफसरों की अलमारियों से ही करोड़ों रुपए बरामद हुए। एक डायरी भी मिली, इसमें कथित तौर पर रमन सिंह की पत्नी और उनके एक रिश्तेदार का भी नाम था। मामले में फूड सेक्रेटरी समेत 26 लोगों के नाम सामने आए, 15 जेल भी गए। कांग्रेस ने कहा कि 35,800 करोड़ रुपए का घोटाला है, लेकिन इससे पहले का जरा गणित समझिए। चुनाव से कुछ समय पहले 25 मई 2013 को दरबा घाटी में नक्सल हमला हो गया। पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप की हत्या हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा और उदय मदलियार जैसे 25 दिग्गज नेता नहीं रहे। बस्तर समेत पूरे आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। बीजेपी जानती थी कि यदि यहां हारे तो प्रदेश में भी हारे। जानकार कहते हैं कि इस संकट से बचने के लिए बीजेपी ने ही ये बात फैलाई कि इस हमले के पीछे अजित जोगी है। बात चली कि सुकमा रैली के बाद बाकी कांग्रेस नेता गाड़ियों से गए और अजित जोगी ने हवाई रास्ता लिया। यह अफवाह कुछ हद तक कामयाब भी रही। 12 में से 4 सीटें भाजपा की झोली में आ गईं। इसके बाद 2016 में रमन सिंह के सांसद बेटे अभिषेक सिंह पर इल्जाम लगे। कहा गया कि दुनिया भर में आर्थिक घोटाले का खुलासा करने वाले पनामा पेपर्स में इनका नाम भी शामिल है। बाप बेटे ने कहा कि विदेश में उनका कोई भी पैसा जमा नहीं है, ये सब राजनीतिक साजिश है। और इसने बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया।
राहुल गांधी ने कहना शुरू किया कि पाकिस्तान में पनामा पेपर से नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई, पर यहाँ पीएम मोदी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक बात और, कांग्रेस और भाजपा का वोट शेयर में अंतर लगातार घट रहा है। 2013 में ये था 1% से भी कम। 2016 में अजित जोगी ने कांग्रेस छोड़ दी और फिर मायावती ने यह ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है। जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर लड़ेगी। रमन को लगा कि इससे उनको फायदा होगा, लेकिन कहानी यहाँ उलट गई। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि रमन सिंह नक्सलवाद के क्षेत्र में कुछ खासा काम नहीं कर पाए। 2013 और फिर 2018 में चुनाव प्रचार के समय रमन सिंह के जो भाषण का वीडियो है उसे जरा देखिए और सुनिए आप। उसमें रमन सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, लेकिन काम हुआ 0 सन्नाटा। इसके बाद आदिवासियों को भी नक्सलवाद के खिलाफ उतारा, लेकिन कुछ खासा बात नहीं बनी। आपको याद होगा 2010 अप्रैल में दंतेवाड़ा सीआरपीएफ के कैंप को हजारों नक्सलियों ने घेरा और तबाह कर दिया था। इसमें हमारे 76 जवान शहीद भी हुए थे। इस घटना के बाद तो जैसे देश भर में नक्सलवाद को लेकर चर्चा छिड़ गई। जनता का यह कहना था कि रमन सिंह और पी चिदंबरम, जो कि उस समय गृह मंत्री थे, कहीं ना कहीं चूक गए। गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी थे और उनका भी ये कहना था कि छत्तीसगढ़ की सरकार को नक्सलियों से बात करनी चाहिए। और मोदी के इस तरह के कहे जाने के बाद रमन सिंह को ये कहना ही पड़ा कि मेरी और नरेंद्र मोदी की सोच एक ही जैसी है और कार्यवाही जल्दी ही की जाएगी। ये कहानी थी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की। मुख्यमंत्री की आने वाली किश्तों में हम बताएंगे आपको ऐसी ही ढेर सारी कहानियां। फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहिए इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ। नमस्कार।